चंद्रपुर राज्य में पीतम्बर नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। कथा सुनाकर, धार्मिक कार्य कराकर उसे जो भी धन मिलता उससे जैसे तैसे अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी कल्याणी, 2 बेटे और एक बेटी थी। कल्याणी, बेटी सुकन्या का विवाह सर पर आ गया है। अरे घर में एक पैसा भी नहीं है। समझ नहीं आता कि ऐसी हालत में बेटी का ब्याह कैसे करूं। बेटी अमीर की हो या गरीब की, सबकी विवाह हो जाती है जी, तो फिक्र ना करो। हमारे महाराज निर्मल सेन बड़े ही दयालु है। विद्वानों का वो बड़ा ही आदर करते हैं। आप उनके पास जाकर सहायता क्यों नहीं मांगते? अरे नहीं कल्याणी, ये मुझसे नहीं होगा। मैं इस तरह भीख मांगने नहीं जाऊंगा। इसे आप भीख मांगना क्यों कहते हो जी? राजा का काम है देना और ब्राह्मण का काम है लेना। आप एक अच्छे काम के लिए मांगेंगे, इसमें संकोच की क्या बात है? हाँ ठीक है कल्याणी, तुम कहती हो तो मैं महाराज के पास जाऊंगा। परंतु महाराज के विचित्र आदत के बारे में तो तुम जानती ही हो। वो उसी की सहायता करते हैं जो उनके द्वारा ली गई बुद्धिमानी की परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है। हाँ क्यों नहीं, ये तो सारा राज्य जानता है जी। हाँ, और यही तो दिक्कत है। महाराज मेरी भी परीक्षा लेंगे। यदि मैं असफल रहा तो मेरी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, सबके सामने वो भी। आप हार के विषय में क्यों सोचते हो जी? माँ सरस्वती से अपनी जीत की कामना करें और वहाँ पर जाइए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सफल होकर ही लौटेंगे। और मेरी मानिए तो अपने दोनों पुत्रों को भी साथ में ले जाइए, वे आपकी सहायता करेंगे। पत्नी की बात मानकर ब्राह्मण राजा के पास जाने के लिए राजी हो गया। वो अपने दोनों पुत्रों के साथ राजमहल की तरफ चला गया। वो मन में सोच रहा था, अरे आज तक मैंने किसी से भी एक पैसे की सहायता नहीं मांगी। आज मुझे किसी से मांगते हुए बड़ा ही विचित्र लग रहा है। और न जाने राजा मुझसे क्या पूछ ले। अगर मैं जवाब नहीं दे पाया तो? जल्दी ही वो राजमहल में पहुंच गया। प्रहरी ने जाकर राजा को संदेश दिया, महाराज की जय हो। राजमहल के द्वार पर एक निर्धन ब्राह्मण अपने 2 पुत्रों के साथ खड़ा है। वो आपसे मिलना चाहता है महाराज। अच्छा ऐसी बात है, तो जाओ उस ब्राह्मण को भेज दो। ब्राह्मण अपने दोनों बेटों के साथ राजा के सामने उपस्थित हुआ और बोला, प्रणाम महाराज। जी ब्राह्मण देवता, कहिए और आज्ञा कीजिए कि मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूं। महाराज, मेरी पुत्री के विवाह की तिथि नजदीक आ गई है। घर में दरिद्रता का वास है, इसीलिए आपके पास सहायता मांगने आया हूं महाराज। ठीक है, सहायता करने के लिए हम तैयार हैं। आप ब्राह्मण देवता हैं, आपकी सहायता नहीं करेंगे तो भला किसकी करेंगे? पर इसके लिए आपको बुद्धि की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। जी बिल्कुल महाराज, इसके लिए मैं और मेरे पुत्र दोनों तैयार हैं। कहिए महाराज। ठीक है, आप बड़े हैं, इसीलिए सबसे पहले आपकी परीक्षा लेता हूं ब्राह्मण देवता। मैं तुम्हें अधूरी कहानी सुनाऊंगा जिसे तुमको सही ढंग से पूरा करना होगा। जी, आप कहानी सुनाए महाराज। तो सुनिए ब्राह्मण देवता। एक राजा था। एक दिन वो रात को अपने शयन कक्ष में लेटा हुआ था। तभी उसने अपने सेवकों को बुलाया और कहा, कुछ समय पहले दक्षिण दिशा की ओर से एक पक्षी की आवाज सुनाई दी थी। जाओ और जाकर पता लगाओ कि आखिरकार वो पक्षी है कौन। कौन था वो? जाओ। जो आज्ञा महाराज। सेवक महल से बाहर आया और दक्षिण दिशा की ओर चला गया। वो मन ही मन में सोच रहा था, महाराज भी बड़े ही अजीब हैं।
इतनी रात को मैं कैसे पता लगाऊंगा कि आखिरकार उन्होंने कौन से पक्षी की आवाज सुनी थी? क्या ही बोलूं। तभी सेवक को किसी स्त्री की रोने की आवाज सुनाई दी। वो ये आवाज सुनकर आश्चर्य में पड़ गया। वो झाड़ियों के समीप पहुंचा जहां से वो आवाज आ रही थी। तभी उसने देखा कि एक निहत्थे व्यक्ति को 3-4 आदमी मार रहे थे और वो स्त्री खड़ी हुए रो रही थी। अरे, ये लोग इस आदमी को मार क्यों रहे हैं? सेवक ने उस आदमी को बचाने के लिए बाकी तीनों लोगों को ललकार कर कहा, ठहरो दुष्टों, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। सेवक उन बाकी 3 लोगों से भिड़ गया और उनके एक साथी को मार डाला। अपने साथी की ये हालत देखकर बाकी लोग भाग खड़े हुए। हाँ हाँ भैया, हम परदेसी हैं, कहीं ठहरने के लिए जगह ढूंढ रहे थे, तभी इन लुटेरों ने हम पर हमला कर दिया। अगर तुम ना आते तो ये लोग तो हमें मार ही डालते। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। हमारी सहायता करो भैया। हाँ ठीक है, चिंता मत करो बहन, ईश्वर जो भी करता है ठीक ही करता है। मैं किसी और काम से निकला था, लेकिन खैर चलो आओ, मैं तुम्हें किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देता हूँ, चलो। फिर सेवक उन दोनों को एक धर्मशाला में ले गया और वहां उनके रहने का उचित प्रबंध कर दिया। जब वो सेवक वापस महल में पहुंचा तो राजा ने पूछा, कुछ पता लगा कौन सा पक्षी था वो? अब नहीं महाराज, क्षमा कीजिए। महल से निकलते ही मुझे एक स्त्री की रोने की आवाज सुनाई दी। इसके बाद सैनिक ने सारी बात राजा को बता दी। सारी बात सुनकर राजा को क्रोध आ गया और उसने कहा, तुम्हें जिस काम के लिए भेजा था वो पूरा करके नहीं आए और दूसरे काम में लग गए, इसीलिए हम तुम्हें कारागार में डालते हैं, ले जाओ इसे। राजा के आदेश पर सैनिक को कारागार में डाल दिया गया। उससे अगली रात को राजा को फिर से उसी पक्षी की आवाज सुनाई दी। आज राजा स्वयं उस पक्षी के खोज में निकल पड़ा। वो उस दिशा में अभी कुछ ही दूर गया था कि तभी उसे झाड़ियों में कुछ लोग दिखाई दिए। उस झाड़ी के पीछे कुछ लोगों का गृह प्रतीत हो रहा है। वो कुछ नजदीक और गया और उन लोगों की बातें सुनने लगा। वहां पर 2 आदमी मौजूद थे। उनमें से एक ने कहा, जैसे भी हो भाई, हमें महल के गुप्त ठिकानों का पता लगाना है, ताकि विजयनगर के राजा को बताकर उनसे उचित इनाम प्राप्त कर सकें। हाँ भाई, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, हम दोनों मिलकर इस काम को अंजाम देंगे, ठीक है। उन दोनों की बातें सुनकर राजा को ये समझते हुए देर न लगी कि वे दोनों शत्रु देश विजयनगर के जासूस थे। राजा ने सोचा, ये तो शत्रु देश विजयनगर के जासूस हैं और हमारे महल में घुसने की योजना बना रहे हैं। इन्हें सबक सिखाना बहुत जरूरी है। ये सोचकर राजा अपने तलवार लेकर उन दोनों पर टूट पड़ा और उन दोनों का वध कर दिया। इसके बाद राजा अपने महल में गया और उसने उसी वक्त अपने सेवक को कारागार से बाहर निकाला और कहा, हम तुम्हें मुक्त करते हैं सेवक। ब्राह्मण देवता, तो कहानी के अनुसार जब राजा सेवक को एक बार दंड दे चुका था, फिर उसने उसे मुक्त क्यों किया, बता सकते हो? अभी बताता हूँ महाराज, तो आप मेरी बात सुनिए। राजा ने सेवक को मुक्त करते हुए उससे ये कहा था, सैनिक, तुम निर्दोष हो। उस पक्षी का पता लगाने हम स्वयं भी गए थे। शत्रु देश के गुप्तचरों का भांडाफोड़ तो कर सके, मगर हम परिंदे की जानकारी नहीं प्राप्त कर सके। हमें समय और परिस्थितियों को देखकर ही चलना पड़ता है। वही तुमने भी किया, इसलिए जाओ, तुम निर्दोष हो। बिल्कुल सही उत्तर ब्राह्मण देवता, आप परीक्षा में सफल हुए।
बेटा विजय, अब मैं तुम्हारी भी परीक्षा लेना चाहता हूँ। क्या तुम तैयार हो? हाँ महाराज, मैं तैयार हूँ, आप मेरी परीक्षा ले लीजिए। तो सुनो, खेड़ा गांव का मुखिया हरसुख बहुत ही बुद्धिमान था। वो रोज गांव वालों से नए और अनोखे प्रश्न पूछा करता था। उसी गांव का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम बिरजू था, वो उसके हर प्रश्न का बड़ी ही सूझबूझ से उत्तर देता था। एक दिन मुखिया ने बिरजू से पूछा, अरे ओ बिरजू, क्या तुम कोई ऐसे 2 व्यक्तियों को ला सकते हो जिनमें से एक ने कभी सच ना बोला हो और दूसरे ने झूठ? हाँ बिल्कुल मुखिया जी, मैं ऐसे आदमियों को ला सकता हूँ। आप बस मुझे 1 दिन का समय दीजिए, मैं ले आता हूँ। ठीक है बिरजू, जाओ, मैं तुम्हें कल तक का समय देता हूँ, जाओ। अगले दिन बिरजू मुखिया के सामने उपस्थित हुआ। ए बिरजू, क्या तुम उन लोगों को ले आए? जी मुखिया जी। लेकिन बिरजू, तुम्हारे साथ तो एक ही आदमी दिखाई दे रहा है, दूसरा कहाँ है? क्षमा कीजिए मुखिया जी, आपके प्रश्न के मुताबिक दोनों व्यक्तियों के गुण इस आदमी में ही मौजूद हैं। कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए बिरजू? इतनी कहानी कहकर राजा निर्मल सेन ने कहा, युवक, क्या तुम बता सकते हो कि बिरजू अपनी बात पर क्यों अड़ा हुआ था? महाराज, बिरजू ने मुखिया से सही कहा था, उसने मुखिया को बताया था। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूं मुखिया जी। इस आदमी ने आज तक ना तो झूठ बोला है और ना ही सच बोला है, क्योंकि ये जन्म से ही गूंगा है। वाह बिरजू वाह! तुम्हारे जवाब से मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ। बढ़िया बढ़िया। युवक, जिस बुद्धिमानी से तुमने कहानी पूरी की है, उससे हम बहुत ही खुश हुए। हम तुम्हारी भी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। अब राजा निर्मल सेन ने दूसरे पुत्र से पूछा, अब युवक, क्या तुम परीक्षा के लिए तैयार हो? जी महाराज, मैं बिल्कुल तैयार हूं, आप प्रश्न पूछिए। तो सुनो, मैं तुम्हें उस समय की कथा सुनाता हूं जब मानव सभ्यता का विकास नहीं हुआ था। मानव नए नए आविष्कारों से अपनी सुख समृद्धि में वृद्धि करता चला आ रहा था। उस काल में एक जुलाहा रहता था जिसका नाम था बीरम। बीरम के 2 पुत्र थे, सूरज और चंद्र। उसकी पत्नी का निधन हो चुका था, इसीलिए पुत्रों की देखभाल उसे ही करनी पड़ती थी। उसके पुत्र बड़े ही नटखट थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और दोनों पुत्र बड़े हो गए। बीरम अक्सर ये बात सोचा करता था, हाँ, काश इस घर को संभालने के लिए कोई स्त्री होती तो कितना अच्छा होता। अरे वो पूरा का पूरा घर साज संवार कर रखती। मैं कितना भागा हूं भगवान। बीरम भाई, सुना है तुम्हारे पुत्र जो हैं वो विवाह योग्य हैं? आपने ठीक सुना है शंकर भाई, ये मेरे दोनों पुत्र सूरज और चंद्र हैं। बीरम भाई, फुलवा और चमेली नाम की मेरी विवाह योग्य 2 पुत्रियां हैं। मैं चाहता हूं कि आप उनका रिश्ता स्वीकार कर ले हैं? हाँ, नेकी और पूछ मुझे रिश्ता स्वीकार है। इस तरह से बीरम के दोनों बेटों की शादी हो गई। दोनों नई बहुएं आई और उन्होंने अस्त व्यस्त पड़े हुए घर को पूरा साज संवार दिया। हाँ, मैं यही तो चाहता था कि मेरे घर को कोई साज संवार दे और उसे रहने लायक बनाए। हाँ, आज मेरे मन की सारी मुराद पूरी हो गई। इस प्रकार खुशियों से भरा हुआ 1 वर्ष बीत गया और दोनों पुत्र वधुओं ने अपने ससुर से कहा,
पिताजी, हमें अपने माता पिता से मिले हुए पूरा 1 वर्ष बीत गया है। हम 1 महीने के लिए उनके पास जाना चाहते हैं। नहीं बहुओं, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। अरे तुम्हारे आने से ये घर बस गया, तुम चली जाओगी तो ये फिर से उजाड़ जाएगा। ये सुनकर दोनों बहुएं अबाक रह गई। कुछ दिन बीते तो दोनों बहुएं आपस में फिर से एक बार सलाह करने लगी। एक ने दूसरी से कहा, फुलवा बहन, हमें ससुर जी से पुनः माता पिता के पास जाने के लिए आज्ञा मांगनी चाहिए। कुछ दिन पहले हमने इजाजत मांगी तो थी, उन्होंने साफ मना कर दिया था। उनका ससुर उन दोनों की ये बातें सुन रहा था। उसने मन ही मन में सोचा, मुझे दोनों बहुओं को जाने से रोकना चाहिए। मैं उन्हें कुछ अद्भुत और असंभव उपहार लाने को कहूंगा। वो नहीं ला सकेंगे और फिर वो अपने माता पिता के पास नहीं जाएंगे। उसने दोनों बहुओं को बुलाया और बोला, तुम दोनों अपने मायके जा सकती हो। क्या सच पिताजी? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल जा सकती हो, परंतु मेरी एक शर्त है और वो ये है, फुलवा बहू, तुम्हें अपने मायके से कागज में आग और चमेली, तुम्हें कागज में हवा लानी होगी। अच्छा पिताजी। मायके जाने की खुशी के कारण दोनों बहुओं ने उपहार के विचित्रता और मुश्किल पर ध्यान ही ना दिया। एक बात और ध्यान रखना, अगर तुम दोनों ये उपहार ना लाई तो इस घर की ओर कभी रुख भी नहीं करना, फिर पलटकर देखना भी नहीं। जी पिताजी। दोनों बहुएं उसी दिन मायके चली गई और बीरम एक बार फिर से उदास रहने लगा। वो सोचता था, क्या ये बहुएं विचित्र उपहार ला सकेंगी? और यदि ना लाई तो वो घर में नहीं आएंगी और ये घर एक बार पुनः उजाड़ हो जाएगा। दोनों बहुएं मायके में पहुंची, जहां पर उनका बहुत स्वागत किया गया। मायके में 1 महीना कब बीत गया पता ही ना चला। तब फुलवा ने अपने माँ से कहा, माँ, हम ससुर जी से 1 महीने की अनुमति लेकर आए थे। अब हमारे वापस लौटने का समय हो गया है, परंतु एक समस्या है। मुझे तो ससुराल एक कागज में आग लेकर जानी है माँ। ये क्या कह रही है तू भला? कोई कागज में आग ले जा सकता है? कागज जल नहीं जाएगा। अरे माँ, मुझे तो कागज में हवा लेकर जानी है। ये क्या अंत संत बक रही हो तुम दोनों? हम ठीक कह रहे हैं माँ। ये उपहार लेकर ही हम ससुराल में प्रवेश कर सकती है, अन्यथा नहीं। ओ, ऐसी बात है। उस समय तो हमने उपहार के विचित्र पर ध्यान ही नहीं दिया, पर अब महसूस हो रहा है कि बिना सोचे समझे हमें ससुर जी को हाँ नहीं कहनी चाहिए थी। तुम दोनों ने तो मुझे धर्म संकट में डाल दिया है। ऐसा कागज वाला कहाँ मिलेगा? कुछ भी करो माँ, पर हमारी समस्या का हल करो। तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें मतय प्रधान के पास लेकर चलती हूँ। वह बड़ा ही बुद्धिमान आदमी है, अवश्य ही हमारी समस्या का हल वो निकाल देंगे। वे सभी मतय प्रधान के पास पहुंचे। प्रधान जी, तुम बस्ती के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो। मेरी बेटियों की समस्या तुम ही हल कर सकते हो। फिर दोनों बहुओं ने अपनी पूरी समस्या मतय प्रधान को बता दी। प्रधान ने ये सुनकर कहा, चिंता मत करो बेटिया, ऐसा कौन सा काम है जो इंसान चाहे और कर ना सके, हैं? तो जल्दी से समस्याओं को हल कर दीजिए प्रधान जी, हम पर आपका यह बहुत ही उपकार होगा। तब महाराज निर्मल सेन ने कहानी को आगे कहते हुए पूछा, युवक, तो क्या तुम बता सकते हो कि
मताई प्रधान ने समस्या का समाधान कैसे किया होगा? मताई प्रधान वाकई में बड़ा विद्वान था महाराज। अजीत ने आगे कहा। तो सुनिए महाराज, मताई प्रधान अपने घर के अंदर गया और कुछ ही देर में अपने हाथ में एक पंखा लेकर आया जो कागज की बनी हुई थी और बोला, लो चमेली, इस कागज के पंखे को ले लो, इसे डुलाने से हवा आएगी। इस प्रकार से कागज में तुम अपने ससुर के लिए हवा ले जा सकती हो। चमेली ने उसे डुलाकर देखा। वो सोचने लगी, सचमुच इस कागज में तो बड़ी ही ठंडी हवा भरी हुई है। अभी तुम लोग यहीं पर रुको, मैं तुम्हारी दूसरी समस्या का भी हल बनाकर लाता हूँ। मताई प्रधान फिर से अपने घर के अंदर गया और अपने काम में जुट गया। जल्द ही वो फिर से वापस आया और बोला, लो बेटी, कागज के इन कंडील को ले लो, इसमें तुम आग को ले जा सकती हो, ले लो। सचमुच अब बड़े ही बुद्धिमान हैं। आपने हमारी समस्या चुटकियों में हल कर दी। दोनों बहनें कागज का बना हुआ पंखा और कागज का बना हुआ कांडील लेकर अपने ससुराल में आ पहुंची और उनके आते ही उनके ससुर ने पूछा, क्या तुम मेरे दोनों उपहार लेकर आई हो? हाँ पिताजी, ये कागज का कंडील है। दिन के समय हम द्वार पर लटका देंगे, जिससे घर की शोभा बढ़ेगी और रात को इसमें दीपक जलाने से ये प्रकाश फैलाएगी। तब चमेली ने कागज का पंखा दिया और कहा, पिताजी, इसे आप अपने चेहरे के पास डुला कर देखें। ओह, इससे तो बहुत ही अच्छी हवा आ रही है बहू, ये पंखा केवल हमारे परिवार को ही सुख नहीं देगा, बल्कि दुनिया भर में प्रचलित होकर लोगों को सुख देगा। बेटियों, तुम बहुत ही मूल्यवान उपहार लाई हो, पर तुम दोनों इन उपहारों से भी ज्यादा मूल्यवान हो। मैं तुमसे बहुत ही खुश हुआ और जब चाहे तुम अपने मायके जा सकती हो। इतनी कहानी कहकर अजीत चुप हो गया। तब महाराज ने कहा, युवक, तुमने बड़े ही उत्तम ढंग से कहानी पूरी की। तुम भी हमारी कसौटी पर बिल्कुल खरे उतरे हो। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद। ब्राह्मण देवता, तुम और तुम्हारे पुत्र दोनों ही अत्यंत विद्वान हैं, बुद्धिमान हैं। तुम्हारी बेटी का विवाह खूब धूमधाम से किया जाएगा, परंतु मेरी एक शर्त है। अब क्या अभी भी कोई शर्त बाकी है महाराज? हाँ ब्राह्मण देवता, मैं अपनी दोनों बेटियों का विवाह तुम्हारे बेटों के साथ करना चाहता हूँ, यानी तुम्हें समधी बनाना चाहता हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? अरे कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली? ऐसा कुछ नहीं है, ये सब हमने बहुत ही सोच समझकर निर्णय लिया है। ब्राह्मण देवता, तुम इसकी चिंता ना करो। जब रानी को इस निर्णय के बारे में पता लगा, तब उसने महाराज से कहा, यह आपने क्या किया महाराज? राज्य के साधारण युवकों के साथ राजकुमारियों का विवाह निश्चित कर दिया। महारानी, अजीत और विजीत निर्धन परिवार से हैं, परंतु वो साधारण नहीं है, वो बहुमूल्य नगीने हैं। बुद्धिमानी के मामले में वो बिल्कुल भी कम नहीं है और वो निश्चय ही हमारी बेटियों के पति बनने योग्य हैं। इसके बाद राजा निर्मल सेन ने पीतम्बर की बेटी सुकन्या का विवाह बड़े ही धूमधाम से राजमहल में ही करवाया और फिर अपने बेटियों का विवाह ब्राह्मण के दोनों बेटे अजीत और विजीत के साथ करवा दिया।